टू द आईटेक वर्ल्ड ऑफ AKTU। सो आईटेक वर्ल्ड के AKTU इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस चैनल पे हम लोग लाए हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और ये सब्जेक्ट कोड जिसका है BCS 603 और ये बी सीरीज़ है और 6 मतलब 6 सेमेस्टर और 03 सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिट 1 क्या है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है और ये टू द AKTU सिलेबस दिया गया है हम लोग के पास। ठीक है, इसमें पहला क्या कि गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट और OSI, TCP IP और फिजिकल लेयर्स कुछ पार्ट्स दिए गए। ठीक है, तो इसी तरह चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बात करते हैं कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ मैकेनिकल सिस्टम आए। ठीक है, और 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन का दौर था और 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एरा था जिसमें टेलीफोन नेटवर्क्स, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स और इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ। और बात करें तो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी रैपिडली मर्ज हो रही है जिसमें डेटा कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बीच का गैप खत्म हो रहा है। पहले कंप्यूटर सेंट्रलाइज होते थे एक बड़ी रूम में, लेकिन अब बिलियंस ऑफ पावरफुल स्मॉल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं जिसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ऑटोनोमस कंप्यूटर का एक ग्रुप जो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं, वायर्ड या वायरलेस। इसका गोल डेटा एक्सचेंज करना है। और कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर डिफरेंसेस देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यूज़र को अलग अलग सिस्टम दिखते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर लेयर जैसे मिडिलवेयर के थ्रू सब मशीन के एक कोहेरेंट सिस्टम लगती है जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर हम बात करें कि आखिर टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले, तो टेक्निकल डिटेल में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंटरेस्टेड क्यों हैं और ये किस काम के लिए यूज़ होता है। अगर इनमें इंटरेस्ट ना होता तो शायद इतने नेटवर्क्स बनते ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ की यूजेस हैं। पहले क्या, ट्रेडिशनल यूजेस, कंपनीज में डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर्स, फाइल्स और कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क यूज़ होते हैं। इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होता है। अब बात करेंगे डिफिनीशन से, तो कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि वो डेटा, रिसोर्स जैसे प्रिंटर हो गया, फाइल्स हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया और सर्विसेज को शेयर कर सके। ये कनेक्शन वायर्ड यानी केबल्स के थ्रू या वायरलेस, वाईफाई या ब्लूटूथ हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब ये बात करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो डेटा शेयरिंग क्यों, पहले जब नेटवर्क्स नहीं थे तब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव का यूज़ होता था, लेकिन नेटवर्क के थ्रू डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली और फास्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और फिर क्या, रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्क की वजह से एक ही प्रिंटर, स्कैनर या इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ शेयर किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट कम होती है और रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क घर, ऑफिस या स्कूल जैसे छोटे एरिया में यूज़ होते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि एक सिटी या बड़े कैंपस के अंदर मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करते हैं। और वैन मतलब पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं जैसे इंटरनेट। तो अगर हम बात करें तो आज हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, रिमोट वर्क करते हैं, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। नेटवर्क ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है जहां हर कोई कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जब कंपनीज के पास ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं तो उन्हें कनेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। पहले ये कंप्यूटर्स अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अब नेटवर्किंग से रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करना ईजी हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, तो पहला क्या, रिसोर्स एंड शेयरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कि कॉमन प्रिंटर, सबको अलग अलग प्रिंटर देने के बजाय एक ही नेटवर्क प्रिंटर यूज़ करते हैं। और इसमें क्या, डेटा एक्सेस इजली हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम्स, इक्विपमेंट्स और डेटा को लोकेशन से बिना फर्क पड़ते हुए एक्सेस किया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कस्टमर रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा, कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट डेटा ऑनलाइन होता है। अगर नेटवर्क डाउन हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम एक्सेस हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग
कंप्यूटर नेटवर्क्स की अच्छे से एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन, स्केलेबिलिटी, ठीक है, और इंटरनेट, बिजनेस नेटवर्क। तो अगर हम बात करें 1977 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट केन ओल्सन ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को घर पर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ने कुछ और ही कर दिखाया। आज के टाइम में हर घर में कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइसेस हैं। पहले लोग कंप्यूटर्स को वर्ड प्रोसेसिंग और गेम्स के लिए खरीदते थे, फिर इंटरनेट एक्सेस के लिए पॉपुलर हुआ। आज के टाइम में तो सेटअप बॉक्स, गेम कंसोल्स और इवन क्लॉक रेडियोस में भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। तो इंटरनेट एक्सेस से लोग दूर बैठकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। बॉब मैटकल्फे के हिसाब से एक नेटवर्क की वैल्यू उसके यूज़र के स्क्वायर के प्रोटोकॉल होती है, जिसे मैटकल्फे लॉ कहते हैं। इसी वजह से इंटरनेट इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यूजेस हम लोग देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ है। इंटरनेट है, बिजनेस नेटवर्क है, आईओटी में है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है, पीयर टू पीयर, अभी आगे जाके और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। तो मोबाइल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप्स और हैंड हेल्ड डिवाइसेस कंप्यूटर इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स है। इनकी सेल्स डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन लोग इन्हें ईमेल भेजने, मूवीज़ देखने, गेम्स खेलने, म्यूज़िक डाउनलोड करने और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो लैंड, सी या एयर में हो, कहीं भी हो, ठीक है। और वायरलेस नेटवर्क का रोल मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्स, बोट्स और एयरप्लेन में वायर्ड कनेक्शन इम्पॉसिबल नहीं होते। सेलुलर नेटवर्क और वाईफाई हॉटस्पॉट इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कैफ़े, होटल, एयरपोर्ट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स के ऐसा कि नहीं सिर्फ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क ने दुनिया को कनेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ईजी बना दिया है। जैसे कि 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस ने किया था, इससे लोग अपने आइडियाज़, फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ओपिनियंस को ईजिली शेयर कर सकते थे। लेकिन इस फ्रीडम के साथ कुछ सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल प्रॉब्लम्स भी आती थी, ठीक है। और फिर उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए, और आज हम लोग आ गए हमारे एक ऐसे नेटवर्क का कलेक्शन होता है, मतलब कि पूरा बात करें कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसी तरह से हम लोग आ गए हैं हमारे आजकल के इस नेटवर्क की दुनिया में, जहाँ पर हर एक लोग आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की ऑर्गेनाइजेशन एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करता है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट, मैनेज और एक्सेस होता है ग्लोबली। इंटरनेट एक वास्ट नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का जो डिफरेंट एंटिटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है, जैसे कि आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क ऑपरेटर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो आईएसपी के कुछ हियरार्किकल स्ट्रक्चर होते हैं। पहला क्या है, टायर वन आईएसपी में कि ये बैकबोन प्रोवाइड होते हैं जो लार्ज या हाई स्पीड नेटवर्क चलाते हैं और मल्टीपल कंट्रीज़ को कवर करते हैं। ये बैंडविड्थ किसी से खरीदते नहीं, बल्कि दूसरे टायर वन आईएसपी के साथ पियरिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। लार्ज कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट्स और ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर्स इसे यूज़ करते हैं, एग्जांपल जैसे AT&T, NTT कम्युनिकेशन या टाटा कम्युनिकेशन। अब टायर 2 आईएसपी की बात करें तो ये टायर 1 आईएसपी से बैंडविड्थ खरीदते हैं और बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्मॉलर आईएसपी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका अपना रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन ग्लोबली कनेक्टिविटी के लिए ये टायर 1 आईएसपी पे रिलाई करते हैं। मीडियम साइज बिजनेस और रीजनल नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए कॉमन होते हैं, एग्जांपल जैसे कॉमकास्ट, वोडाफोन, भारती एयरटेल। अब टायर 3 आईएसपी की बात करेंगे तो ये लोकल आईएसपी होते हैं जो टायर 2 आईएसपी से बैंडविड्थ खरीदते हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे होम्स, स्मॉल बिजनेसेस और लोकल इंस्टीट्यूशन को, जैसे ब्रॉडबैंड, DSL और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, एग्जांपल लोकल केबल प्रोवाइडर इन स्पेसिफिक सिटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं तो नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर P2P होता है और क्लाइंट सर्वर। तो P2P की बात करेंगे तो एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है जिसमें हर डिवाइसेस या नोड, क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करता है। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसमें नहीं होती है। और क्या इसके एडवांटेज की बात कर लें तो डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं है इसमें, कास्ट कम होता है। और फिर क्या फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता इसमें। और ये स्केलेबल होता है क्योंकि नोड्स डिनामिकली ज्वाइन या लीव कर सकते हैं। और फाइल शेयरिंग के लिए सूटेबल है, जैसे कि बिटटॉरेंट या ब्लॉकचेन। उसी के साथ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, मैनेज और सिक्योर करना मुश्किल होता है
डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, और हाई ट्रैफिक पे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, और रिसोर्स एलोकेशन कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो एक सेंट्रलाइज मॉडल है जिसमें सर्वर सर्विसेज और रिसोर्सेज मल्टीपल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें एडवांटेजेस हैं कि पहला क्या, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, और सर्वर्स हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन और डेटा बैकअप मैकेनिज्म होते हैं, और वेब एप्लीकेशन ईमेल सर्विसेज और डेटाबेस में यूज़ होता है। लेकिन उसी के साथ डिसएडवांटेज भी ये होते हैं कि सर्वर फेलियर नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकता है, और हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सर्वर हार्डवेयर पे। ठीक है, तो नीड फॉर लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो नेटवर्क डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करना और इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करने और मॉड्यूलरिटी इंश्योर करने के लिए लेयर आर्किटेक्चर जरूरी होता है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, पहला क्या, मॉड्यूलरिटी, हर लेयर अपना स्पेसिफिक फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग, एरर्स को इजिली डिटेक्ट और फिक्स किया जा सकता है विद इन इंडिविजुअल लेयर। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन से डिफरेंट वेंडर्स कंपैटिबल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ के लेयरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। हर लेयर स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डेटा हर लेयर से सिक्वेंशियली फ्लो होता है और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और ट्रबल शूटिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और सर्विस ऑफर्ड बाय लेयर्स, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होता है और कनेक्शन लेस सर्विसेज होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या, डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है पहले, जो रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है और टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और फिर कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होता है कि डेटा जो होता है वो बिना डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश किए भेजा जाता है। ये फास्टर होता है लेकिन कम रिलायबल होता है, जैसे यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन, एग्जांपल वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब सर्विस प्रिमिटिव्स क्या होते हैं कि सर्विस प्रिमिटिव डिफाइन करते हैं कि कैसे लेयर्स नेटवर्क मॉडल में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स ऑफ सर्विस प्रिमिटिव होते हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है, और इंडिकेशन, रिस्पॉन्स, कन्फर्म। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्या होता है कि एक लेयर सर्विस रिक्वेस्ट करती है लोअर लेयर से। इंडिकेशन, एक लेयर ऊपर लेयर को इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करती है। रिस्पॉन्स, एक लेयर रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट देती है। और कन्फर्म, ये कन्फर्म करता है कि रिक्वेस्ट सर्विस कंप्लीट हो गई है। अब प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन के रूल्स डिफाइन करते हैं और स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं कि ग्लोबली कंपैटिबल हो। कुछ हमारे पास टाइप्स होते हैं स्टैंडर्ड्स के, डी ज्योर और डी फैक्टो। डी ज्योर स्टैंडर्ड्स मतलब कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, और डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स मतलब कि ये स्टैंडर्ड वाइडली अडॉप्ट हो जाते हैं मार्केट एक्सेप्टेंस की वजह से, लेकिन ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज नहीं होते, जैसे यूएसपी, एचटीएमएल, विंडोज़। ठीक है, तो एक क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है, कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखाने के लिए आप अपना डायग्राम बनाएंगे, और एक P2P का आर्किटेक्चर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे P2P हर अपने आपस में कनेक्टेड है, लेकिन क्लाइंट सर्वर सिर्फ सर्वर से ही कनेक्टेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर AKTU एग्जामिनेशन, OSI मॉडल। कुछ आए ना आए OSI मॉडल पक्का ही पूछेगा 7 मार्क्स में, और ये फिक्स है कि इसको आना ही आना है, और ये आप इसको मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, OSI मॉडल पूछना ही पूछना है उसको, क्योंकि ये OSI मॉडल पूरे कंप्यूटर नेटवर्क की एक, मतलब कि समझ लो कि एक हार्ट है। ठीक है, ये आना ही आना है। तो अगर अब हम लेयर नेटवर्क्स के एब्स्ट्रैक्ट डिसीजन के बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। पहला क्या, OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है, और TCP IP रेफरेंस मॉडल। तो OSI मॉडल के एसोसिएटेड प्रोटोकॉल अब यूज़ नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये मॉडल काफ़ी जनरल है और अभी भी वैलिड है, और हर लेयर पे जो फीचर डिस्कस हैं वो अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और TCP IP मॉडल का उल्टा है, मॉडल ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेकिन इसके प्रोटोकॉल वाइडली यूज होते हैं, इसलिए हम दोनों मॉडल्स को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कभी कभी आप फेलियर से ज़्यादा सीख सकते हैं, मतलब कि जीतने से, मतलब कि जो चीज़ हार जाती है हम लोग उससे ज़्यादा सीखते हैं, जो कि चीज़ जीती होती है उससे कम सीखते हैं, क्योंकि फेलियर ही हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना। तो OSI मॉडल यानी फिजिकल मीडियम के अलावा अगर बात करें तो ये मॉडल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्रोटोकॉल्स को लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मॉडल को ISO या OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए है, मतलब ऐसे सिस्टम जो दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के लिए ओपन होते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई OSI मॉडल कहते हैं। ठीक है,
और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ये ऑर्डर्स हमेशा आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं उल्टा सीधा लिख के आएंगे। पहला फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, इसी को जस्ट उल्टा करके अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल सबसे नीचे आ जाता है, फिर आता है पहले फिजिकल आता है, फिर डेटा लिंक आता है, फिर नेटवर्क आता है, फिर ट्रांसपोर्ट आता है, फिर सेशन आता है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ऐसे उल्टा करते हुए हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो टोटल 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। ठीक है, और OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। इन 7 लेयर्स को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए उन्हें ये ब्रीफली समराइज किया। मतलब अगर बात करें तो पहला पॉइंट, हर लेयर तब बननी चाहिए जब अलग एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत हो, और हर लेयर को एक वेल डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, और हर लेयर के फंक्शन को इस तरह से चूज़ किया जाना चाहिए कि इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल को डिफाइन किया जा सके। अब आप अगर ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम नीचे दिया गया है। ठीक है, डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल का एक डिटेल व्यू है। OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए 7 लेयर डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे नीचे फिजिकल लेयर यानी लेयर 1। अब इसका काम क्या है, तो ये लेयर हार्डवेयर के लेवल पे काम करता है। इसका काम है बिट्स, जीरोज और वंस को फिजिकल मीडियम जैसे वायर हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, या वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू भेजना। एग्जांपल की बात करो, जब आप इंटरनेट केबल या वाईफाई यूज़ करते हो तो फिजिकल लेयर काम कर रही होती है उस समय। अब बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये लेयर फ्रेम्स बनाती है और एरर डिटेक्शन का काम करती है। ये इंश्योर करती है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा सही तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा या नहीं होता है। एग्जांपल की बात करें, जब आपको लैपटॉप वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है तो मैक एड्रेस का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है। अब ये नेटवर्क लेयर क्या कर रहा है, तो नेटवर्क लेयर, ये लेयर पैकेट्स बनाती है और उन्हें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाती है। इसका काम है राउटिंग और एड्रेसिंग करना। एग्जांपल की बात करो, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपका आईपी एड्रेस और गूगल का आईपी एड्रेस एक्सचेंज होता है। ये नेटवर्क लेयर का काम है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि ये लेयर डेटा को मैनेज, ठीक है, डेटा को मैनेज करती है। ये इंश्योर करती है कि डेटा रिलायबल हो और ऑर्डर्ड हो। जब आप व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजते हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजती है और रिसीवर के पास उन्हें दोबारा असेंबल करती है। अब सेशन लेयर क्या करता है कि ये लेयर कनेक्शन इस्टेब्लिश और मेंटेन करती है। ये दोनों डिवाइसेस के बीच सेशन हैंडल करती है। एग्जांपल की बात कर लो, जब आप एक जूम कॉल ज्वाइन करते हो तो सेशन लेयर इंश्योर करती है कि कनेक्शन एक्टिव रहे जब तक आप मीटिंग ख़त्म ना कर लो। अब प्रेजेंटेशन क्या करता है कि तो प्रेजेंटेशन, ये लेयर डेटा को फॉर्मेट और इनक्रिप्ट करती है, ठीक है, ताकि डेटा सिक्योर और अंडरस्टैंडेबल हो। एग्जांपल की बात कर लें, जब आप किसी सिक्योर या वेबसाइट पे जाते हो तो प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है। अब लास्ट एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, तो ये लेयर यूज़र के सबसे करीब होती है। इसका काम है कि एप्लीकेशन को डेटा एक्सेस करने का इंटरफेस प्रोवाइड करना। एग्जांपल की बात करें, जब आप जीमेल या ब्राउज़र यूज़ करते हो तो एप्लीकेशन लेयर उस ऐप का डेटा कम्युनिकेशन हैंडल करता है। अब चलिए हम लोग अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो अब आप व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हो तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा कि आपका मैसेज लिखा है और सेंड दबाया, मतलब आपने मैसेज लिखा हाय और सेंड दबाया, ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। और प्रेजेंटेशन क्या करेगा कि मैसेज को एनक्रिप्ट किया गया। फिर सेशन लेयर में क्या करेगा कि आपके फ़ोन और व्हाट्सएप सर्वर के बीच सेशन इस्टेब्लिश करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा कि मैसेज को छोटे पैकेट्स में तोड़ देगा। फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगा, पैकेट्स को व्हाट्सएप सर्वर के आईपी एड्रेस तक रूट कर देगा, ठीक है। और फिर लास्ट में डेटा लिंक लेयर पैकेट्स को फ्रेम में रैप कर देगा और फिजिकल लेयर फ्रेम्स को वाईफाई सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज देगा। तो जब रिसीवर मैसेज देखता है तो सारे लेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में करती है और डेटा को एन्क्रिप्ट करके रीडेबल फॉर्म में लाती है। तो हर लेयर का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है, और एक लेयर दूसरी लेयर के साथ काम करती है। अगर हम OSI मॉडल एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, समझना चाहें तो OSI मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो नेटवर्किंग को समझने में हेल्प करता है, जैसे इंटरनेट, ईमेल्स और वीडियो कॉल्स जैसे टास्क इसी मॉडल के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ठीक है। अब हम आ गए दूसरे मॉडल TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क्स पे कम्युनिकेशन को डिफाइन करती है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली रूल्स का एक सेट है जो इंश्योर करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एफिशिएंटली और एक्यूरेटली पहुंच सके,
ठीक है। तो टीसीपी आईपी की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो टीसीपी आईपी की नीड इसलिए पड़ी कि पहले अलग अलग कंपनीज अपने नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स बनाते थे जो एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं होते थे। जैसे आईबीएम का एसएनएस सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर और जेरॉक्स का एक्सएनएस जेरॉक्स नेटवर्क सिस्टम, इनका अलग अलग आर्किटेक्चर होने की वजह से डिफरेंट नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। फिर 1970s में डार्फा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक कॉमन नेटवर्किंग मॉडल डेवलप करने का सोचा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो सके। इस वजह से टीसीपी आईपी मॉडल का डेवलपमेंट हुआ जो आज का इंटरनेट का बैकबोन है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या कि ये एंड यूज़र एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एंड यूज़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और वेब ब्राउजिंग जैसे HTTP, ईमेल, SMTP, POP3, IMAP, ठीक है। और फाइल ट्रांसफ़र यानी प्रोटोकॉल FTP। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि ये रिलायबल या फास्ट डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है। इसमें TCP जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और इसमें UDP, ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल फास्टर कम्युनिकेशन के लिए, एरर चेकिंग नहीं करता। एग्जांपल जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग। अब ये इंटरनेट लेयर क्या करता है कि ये पैकेट फॉरवर्डिंग और राउटिंग का काम करता है। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल हर डिवाइस को यूनिक एड्रेस या IP एड्रेस असाइन करता है। ICMP की बात करें तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल नेटवर्क एरर्स और डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होता है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर जिसको लिंक लेयर बोलते हैं, तो ये हार्डवेयर लेवल पे डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है। जैसे ईथरनेट, वाईफाई, ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस इसी लेयर में आते हैं। तो अगर पूरी मिला के बात करें तो TCP IP मॉडल ने डिफरेंट नेटवर्क्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला दिया है जिसमें हर डिवाइसेस एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकती है। आज के इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल सूट के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है, TCP IP मॉडल पे। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, फिजिकल लेयर। ठीक है। तो OSI मॉडल और TCP IP मॉडल का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर देखना चाहें तो हम लोग। ठीक है। तो OSI मॉडल जो है ऊपर जो हम लोग देखें तो OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल था जो पूरे 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया था। इसमें हर एक लेयर का क्लियर डेफिनेशन था, बट जब रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री ने इसको फॉलो ही नहीं किया। TCP IP पहले से रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा था, इस वजह से लोग OSI को इग्नोर करने लगे। ठीक है। OSI मॉडल लेट आया था, दूसरी बात। ठीक है। तो TCP IP पहले से चल रहा था। OSI मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, TCP IP सिंपल था। इस तरह से दोनों में कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग आए हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में कि हमारा फिजिकल पार्ट, ठीक है, फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फिजिकल लेयर नेटवर्किंग का सबसे नीचे का लेयर है। ठीक है। जो एक्चुअल हार्डवेयर ट्रांसमिशन हैंडल करता है। ये बिट्स, जीरोज एंड वंस को फिजिकल मीडियम वायर्ड या वायरलेस के थ्रू ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसमें कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है किस तरीके से डिवाइसेस, नोड्स और केबल्स एक नेटवर्क में अरेंज्ड हैं। ये नेटवर्क का डेटा फ्लो, कम्युनिकेशन मेथड और स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं: बस, स्टार, रिंग, मैश। ठीक है। यहाँ नीचे डायग्रामेटिकली बना हुआ है। ठीक है। तो बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें सारी डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन केबल बस से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और जो भी डेटा सेंड होता है वो बस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता है और सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर ही उस डेटा को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे एक कोएक्सियल केबल बेस्ड लैन जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है और छोटी नेटवर्क्स के लिए बेस्ट है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर बस केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क, जैसे कि आपको एक फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़त्म। अब स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइसेस जैसे कि आप देख रहे हैं हब या स्विचेस से कनेक्ट होता है। एग्जांपल की बात कर लें तो आजकल के मॉडर्न डे वाईफाई राउटर्स जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ रिंग टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में हर डिवाइसेस सिर्फ 2 एडजेसेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं जिससे एक क्लोज लूप या रिंग बनता है। डेटा एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी की बात करें तो इस टोपोलॉजी में हर एक डिवाइसेस नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क की हर दूसरी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है जिससे मल्टीपल रिडंडेंट पार्ट्स बनते हैं। एग्जांपल जैसे मॉडर्न वायरलेस नेटवर्क लाइक 5G, वाईफाई, मैश नेटवर्क जो मल्टीपल पॉइंट्स को एक्सेस करता है।
ठीक है। और फिर नेटवर्क कंपोनेंट्स फिर बात करते हैं हम लोग। नेटवर्क कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स में पहला आता है रिपीटर। तो रिपीटर नेटवर्क सिग्नल को एम्पलीफाई या रीजनरेट करता है ताकि वीक या एटीन्यूएटेड सिग्नल को बूस्ट किया जा सके। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक फाइबर ऑप्टिक केबल का सिग्नल दूर तक जाना है तो बीच में रिपीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे हमारा हब क्या होता है कि एक सिंपल नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओल्ड ईथरनेट नेटवर्क्स जो हब यूज़ करते थे। और फिर अब बात करें ब्रिज, तो ब्रिज क्या करता है कि एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो दो या ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फिल्टर करता है। ठीक है। स्विच की बात करें तो स्विच एक स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो डेटा को सिर्फ उस डेस्टिनेशन डिवाइस तक फॉरवर्ड करता है जो उसका इंटेंडेड रिसीवर करता है। और फिर राउटर अभी आगे चल के ये सब के और डिटेल पढ़ेंगे जब नए दूसरे चैप्टर्स में आते रहेंगे। तो राउटर एक डिवाइसेस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है और आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे रूटिंग डिसीजन लेता है। फिर बात करें गेटवे, तो गेटवे क्या है कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल अभी जो ऊपर पढ़े वही है। ठीक है। अभी हम फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है कि वो फिजिकल पाथ होता है जिसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रेवल करता है। ये वायर्ड मतलब गाइडेड या वायरलेस यानी अनगाइडेड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिग्नल फिजिकली गाइड होता है या नहीं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप नीचे यहाँ फिगर देखें, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो गाइडेड और अनगाइडेड, और गाइडेड को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल, ऑप्टिकल, और अनगाइडेड को रेडियोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ठीक है। तो ट्विस्टेड मतलब दो कॉपर वायर ट्विस्टेड होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। और फिर अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो इंसुलेटिंग लेयर या मेटेलिक शील्ड और राउटर इंसुलेटिंग लेयर से कवर होता है। ठीक है। और फिर अगर हम वायरलेस की बात करें तो ये मीडिया फिजिकल केबल्स के बिना और स्पेस में सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जैसे रेडियो वेव्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए। और फिर माइक्रोवेव की बात करें तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें इंफ्रारेड आते हैं। ठीक है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है। तो अगर कुल मिला के बात करें तो वायर्ड मीडिया क्या होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर्स वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। लेकिन वायरलेस में आप जैसा कि सब जानते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स यही सब होते हैं। ठीक है। तो यही उनका डिफरेंसेस दिया गया है। अब हम आते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। तो स्विचिंग टेक्निक्स एक टेक्निक्स होती हैं जो कि अभी ऊपर अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, हाइब्रिड और सेल। तो सर्किट स्विचिंग की बात करें तो सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल की बात करें तो टेलीफोन नेटवर्क्स। और पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटी पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है जो अलग अलग पाथ से ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर मैसेज स्विचिंग की बात करें तो पूरा मैसेज एक नोड से दूसरे नोड तक स्टोर और फॉरवर्ड होता है। डेडिकेटेड पाथ की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले के ज़माने में ईमेल सिस्टम। और हाइब्रिड स्विचिंग की बात करेंगे तो हाइब्रिड स्विचिंग क्या होता है कि जैसे कि सर्किट और पैकेट स्विचिंग का कॉम्बिनेशन होता है। पहले डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर पैकेट मोड में स्विच होता है। फिर बात करेंगे सेल स्विचिंग, तो फिक्स्ड लेंथ पैकेट्स यानी सेल्स का यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, एग्जांपल जैसे एटीएम। अब बात करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजना। डिजिटल सिग्नल्स को अलग अलग मीडियम्स के थ्रू भेजा जा सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स या वायरलेस नेटवर्क। और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिजिटल सिग्नल बेस बैंड या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के थ्रू भेजा जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ दिया है बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इसमें सिग्नल मॉड्यूलेशन के बिना ओरिजिनल फॉर्म में भेजा जाता है और सिग्नल पूरा बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करता है। इसमें लो पास चैनल विथ वाइड बैंडविड्थ और लो पास चैनल विथ लिमिटेड बैंडविड्थ। तो लो पास चैनल विथ वाइड बैंडविड्थ की बात करें तो इसमें सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है लो पास चैनल के थ्रू जिसमें ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। इससे हायर डेटा रेट्स, ठीक है, हायर डेटा रेट्स अचीव किए जा सकते हैं। और लो पास चैनल विथ लिमिटेड बैंडविड्थ में क्या होता है कि जब बैंडविड्थ लिमिटेड होती है तो सिग्नल में एटेन्यूएशन या क्वालिटी लॉस हो सकता है।
अब ये ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन क्या है, इसमें सिग्नल को मॉड्यूलेट करके हायर फ्रिक्वेंसीज पे भेजा जाता है। ये मेथड एक साथ मल्टीपल सिग्नल को भेजने की फैसिलिटी देती है। एग्जांपल जैसे केबल टीवी और इंटरनेट कनेक्शन जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो डिजिटल इनकोडिंग। तो डिजिटल इनकोडिंग का मतलब है डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, इसमें वंस और जीरोस को अलग अलग इनकोडिंग स्कीम्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। पहले क्या, पोलर इनकोडिंग। तो दो वोल्टेज लेवल यूज़ होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और यूनिपोलर इनकोडिंग की बात करें तो सिर्फ एक वोल्टेज लेवल यूज़ होता है, जिसमें 1 को पॉजिटिव वोल्टेज और 0 को 0 वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह बाईपोलर इनकोडिंग 3 वोल्टेज लेवल यूज़ होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। 1 अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज से और 0 को 0 वोल्टेज से रिप्रेजेंट करता है। और फिर मैनचेस्टर इनकोडिंग में क्या होता है कि इसमें क्लॉक और डेटा सिग्नल्स कंबाइंस होते हैं, यानी 1 को हाई से लो और ट्रांजिशन को 0 को लो से हाई ट्रांजिशन दिखाया जाता है। अब बात करेंगे तो नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है नेटवर्क कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। पहला क्या, नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे उतने ज़्यादा नेटवर्क लोड होगा और परफॉर्मेंस लो हो सकती है। और हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, डिफरेंट मीडियम्स के परफॉर्मेंस अलग होते हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ज़्यादा बैंडविड्थ और कम लेटेंसी होती है, जबकि कॉपर केबल्स में सिग्नल एटेन्यूएशन का इश्यू होता है। अब हार्डवेयर की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेज जैसे राउटर्स, स्विचेस, मॉडेम्स की क्वालिटी नेटवर्क स्पीड को अफेक्ट करती है। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और राउटिंग एल्गोरिदम पिन नेटवर्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है। अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की बात करें तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स वो फैक्टर्स हैं जो सिग्नल की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं। ये नेटवर्क रिलायबिलिटी को और स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होती जाती है, स्पेशली कॉपर केबल्स में, जिसमें सिग्नल बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। और फिर क्या, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में जब सिग्नल शेप चेंज हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के डिफरेंट स्पीड्स होने की वजह से तो डिस्टॉर्शन होता है जो बीट एरर्स क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में आता है हम लोग का नॉइस। अनवांटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वेदर या ईएमआई की वजह से आते हैं, वो सिग्नल्स को करेक्ट कर सकते हैं और डेटा लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क का 1 शॉर्ट वीडियो पूरा कवर किए हैं। हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरा थ्योरेटिकली पार्ट विद डायग्रामेटिकली पार्ट हर एक चीज़ समझे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यूनिट 1 पार्ट 1 मतलब कि यूनिट 1 का पूरा एक 1 शॉर्ट वीडियो ख़त्म होता है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 में। ठीक है, और जो कि हमारा डेटा लिंक लेयर है शायद। ठीक है, और इसी तरह आप लोग iTech वर्ल्ड को देखते रहेंगे और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।